हेलो एवरीवन, मैं सोनू आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट और उसकी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन समाप्त कर लिए थे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम उससे आगे बढ़ाएंगे, यानी इस एक्सरसाइज को आज हम ख़त्म कर देंगे। इसके 3 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो उनमें से पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो एक बार इधर, तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें किस चीज़ की जांच करनी है, ध्यान से देखिए। कोई संख्या है हमारे पास 6 की पावर n, तो जब ये पावर खोलेंगे हम 6 की पावर n, तो जो संख्या हमारे पास प्राप्त होगी तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी या नहीं, इस चीज़ की हमें जांच करनी है। ठीक है, तो कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त हो सकती है किसी भी पावर n के लिए, यानी किसी भी पावर प्राकृत संख्या के लिए यदि 0 पर समाप्त हो सकती है, तो वह संख्या क्या होगी, उस संख्या के अंत में हमेशा 0 होगा। ठीक है, हमेशा 0 होगा। यहाँ कोई संख्या हो सकती है, इसके अंत में 0 होगा, उसकी पावर चाहे कुछ भी रख लो, n यानी 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, अगर उसे हम खोलेंगे तो उसका जो अंतिम डिजिट होगा, लास्ट डिजिट, वो हमारा 0 आएगा। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो संख्या हमें दी गई है उसके अंतिम पद 0 नहीं है। यहाँ तो जो संख्या दी गई है वो सिर्फ एक ही डिजिट की संख्या है, 6। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि किसी भी संख्या में यदि अंत में 0 आता है तो उस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसके अंदर क्या क्या मौजूद होगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसमें अगर हमारा 2 और 5 दोनों आ जाए तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। यानी अगर 2 और 5 का एक जोड़ा है तो हमारे पास जो संख्या होगी उसके अंत में सिर्फ एक 0 होगी, और अगर एक और जोड़ा हो तो वह संख्या, उस संख्या के लास्ट में 2 0 होगी। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ क्या होगा, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100। तो ये संख्या 100 है, 100 के ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो 100 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के कितने जोड़े हैं, 2। तो संख्याएं वो 0 की संख्याएं कितनी है, 2। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना 3। हम जानते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 होते हैं, तो इसकी पावर क्या होगी, यही हम लिख सकते हैं इधर, 2 गुना 3 की पावर n। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 की पावर n गुना 3 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि यदि कोई भी प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 मिलकर ही क्या बनाएंगे, 2 और 5 मिलकर ही क्या बनाएंगे, एक 0। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों नहीं है, यानी 2 है लेकिन 5 नहीं है। गुणनखंडों में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है, तो एक बार आप देख लो इस क्वेश्चन को। देखो
यदि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों होता, बाकी चाहे कोई अभाज्य गुणन इसके अलावा हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 होना जरूरी है। यदि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों होते तो मैं जीरो उसके अंत में जीरो जरूर आता, और जीरो की कोई उसकी पावर यदि हम कुछ भी करते तो पावर करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती उस संख्या के अंत में भी जीरो जरूर आता। ठीक है, तो अगर किसी जीरो वाली संख्या की हम पावर करते हैं कुछ भी तो उसकी जीरो और बढ़ ही सकती है लेकिन घट नहीं सकती। ठीक है, तो अब पहले जीरो की संख्या कितनी थी 1, अब कितनी हो गई 2। ठीक है, तो पावर करने पे तो जीरो और बढ़ेगी। ठीक है, तो हम देखेंगे 6 में जीरो हो सकती है या नहीं, तो इसमें ही जीरो नहीं है तो उसकी पावर कोई n करने से जीरो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, आप इसे नोट कर लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, उसने पहले ही बोल दिया है कि ये भाज्य संख्या है, लेकिन पूछा है कि क्यों है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं पहले ही कि यदि कोई भाज्य संख्या है हमारे पास, पहले एक बार मैं ये बात आपको बता दूं कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं में क्या अंतर है। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। एक बार हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, जैसे 4 6 8 10 9 भी है, 9 भी भाज्य है, 1 से भी विभाजित हो सकती है, 9 से भी, और 3 से भी विभाजित हो सकती है, 10 भी है, 11 नहीं है, 12 भी है। तो ये सारी हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 3 5 7 11, ये भाज्य संख्या होगी। ठीक है, आदि ये इस तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, तो ये भाज्य संख्याएं होती है, ये अभाज्य। ठीक है, तो एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भाज्य संख्याओं के यदि हम गुणनखंड करें तो एक और स्वयं के अलावा कोई और भी गुणनखंड इसका होगा। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करो, देखो 2 गुना 2, इसके 2 गुना 3, इसके 2 गुना 2 गुना 2, इस तरीके से, इसके 3 गुना 3। ठीक है, और इसके गुणनखंड सिर्फ 2 और 1 होंगे, इसके 3 और 1, इसके 5 और 1, यानी इसके गुणनखंड हो ही नहीं सकते। वो संख्या खुद होगी और दूसरी संख्या 1 होगी। ठीक है, तो जिसके गुणनखंड ना हो वह अभाज्य संख्या, और जिसके गुणनखंड हो तो वह भाज्य संख्या। अब हम इन संख्याओं में ये चेक करेंगे कि किस किस संख्या का हमें गुणनखंड प्राप्त होता है। जिस संख्या का हमें गुणनखंड मिल जाएगा वह संख्या हमारी क्या होगी, भाज्य। तो यहाँ हमें दोनों संख्या के ये हमें गुणनखंड मिलेंगे, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है ये संख्या भाज्य है और पूछा है कि क्यों है भाज्य। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ दी गई संख्या हमारी क्या है, दी गई संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। तो इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 13 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुना 11 और प्लस 1, 7 गुना 11 प्लस 1। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं 7 गुना 11 गुना 1 और प्लस 1। ठीक है, तो अब हमने यहाँ देखा इस संख्या का एक गुणनखंड क्या है, 13 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ चाहो तो इसे हम सोल्व कर भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड हमें मिल ही गया जो हमें चाहिए था। तो यहाँ एक गुणनखंड 13 है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। देखो, तो यह संख्या भाज्य है। ठीक है, बस इतना ही होगा ये सवाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो यहां कर देते हैं हम। दी गई संख्या क्या है हमारी, दी गई संख्या बराबर क्या है, 7 6 5 4 3, 7 6 5 4 3 2 गुना 1 और प्लस में क्या है 5, ये हमारी ये संख्या है। ठीक है, तो उसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 7 गुना 6 गुना 1, या 5 खत्म हो गया, आप ऐसे लिख लो चाहे, गुना 4 गुना 3 गुना 2 और प्लस में क्या बचेगा, यहाँ से 5 में से 5 कॉमन गया तो 1 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एक गुणनखंड
5 है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, भाज्य है। यहाँ एक गुणनखंड 5 है, इसलिए यह संख्या भाज्य है, भाज्य है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं एक बार अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा लंबा है, इसे मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं या फिर अपने मैथ में देख सकते हैं। तो पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे। ठीक है, तो देखो एक बार सवाल क्या है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि कोई एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई एक वृत्ताकार पथ है और इसमें एक तो है सोनिया और एक है रवि। ठीक है, तो रवि 12 मिनट लेता है मैदान का पूरा चक्कर लगाने में और सोनिया 18 मिनट लेती है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 12 मिनट और 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट लेती है। ठीक है, तो मान लो यार सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान पर, यानी कोई स्थान है हमारा ये है, एक ही स्थान पर है यहाँ सोनिया और रवि दोनों। ठीक है, तो एक ही स्थान पर है और एक ही समय पर एक ही दिशा में दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो यार कि ये दोनों इस दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो यदि सोनिया पहला चक्कर लगाएगी तो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देगी। 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देगी, पहला चक्कर, प्लस फिर दूसरा चक्कर 18 मिनट में पूरा कर देगी। तो 2 चक्कर लगाने में हमें 36 मिनट लगेगी। ठीक है, तो इसी तरह ये कौन है, सोनिया, और रवि क्या करेगा, रवि 12 मिनट में पहला चक्कर, प्लस 12 मिनट में अगली 12 मिनट में फिर दूसरा चक्कर, फिर अगली 12 मिनट में फिर तीसरा चक्कर। कितनी मिनट हुई, 36। तो हमने यहाँ देखा कि 3 चक्कर लगाने में वो मतलब 36 मिनट में रवि 3 चक्कर लगाता है और 36 मिनट में सोनिया कुल 2 चक्कर लगा पाती है। तो 2 चक्कर लगाकर सोनिया यहाँ होगी और 3 चक्कर लगाकर रवि भी यहाँ होगा, यानी रवि 3 चक्कर बाद और सोनिया 2 चक्कर बाद दोनों इसी स्थान पर होंगे। और समय कितना लेंगे दोनों, 36 मिनट। अब हमें देखना है ये 36 क्या है, 36 12 और 18 का एलसीएम है। ध्यान दीजिएगा, 36 12 और 18 का क्या है, एलसीएम है। ठीक है, तो हमने इस सवाल से ये सीखा कि यदि कोई सवाल ऐसा हमें दिया हो कि यदि कोई 2 आदमी दिए एक ही स्थान से, एक ही जगह से, एक ही समय पर, दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, उनका अलग अलग समय दिया हुआ हो, तो अगर ये पूछे कि प्रारंभिक स्थान पर में किस समय होंगे, यानी कितने समय बाद में दोनों प्रारंभिक स्थान पर होंगे, तो वह समय उन दिए गए समय का एलसीएम ही होगा। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। तो इसका हल करेंगे हम, देखो इसका हल करेंगे। प्रारंभिक कैसे बनेगा, प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर होगा, बराबर क्या होगा, इन दोनों के एलसीएम के बराबर। एलसीएम बराबर होगा एलसीएम ऑफ 12 और 18 का। ठीक है, तो इसे बराबर में लिख देंगे यहाँ हम, क्या 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। तो एक बार हम ये हमें याद करना है, यानी तो एक बार हम इसके 12 के और 18 के भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसे करेंगे 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, इधर 18 के करेंगे फटाफट से, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 की पावर 2 गुणा 3। ठीक है, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुणा 3, यानी 2 गुना 3 की पावर
2, ठीक है। तो हम जानते हैं एलसीएम हमारा क्या होगा। पहले एचसीएफ और एलसीएम मैंने बिना पावर में लिख के किया था। एचसीएफ हमने क्या किया था, कॉमन पार्ट ले लिया, और एलसीएम क्या किया हमने, जो कॉमन पार्ट था यानी एलसीएम, और जो बिना कॉमन के जो संख्या भाज्य गुणनखंड थे वे भी ले लिए, सारे एलसीएम हो गए। लेकिन अगर हम पावर में तोड़े तो किस प्रकार करेंगे ये हम देख लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18 और 12 बराबर अभाज्य गुणन खंडों की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, ठीक है। तो देखो एक बार, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात कौन कौन सी है। अगर 2 की बात करूं पहले, तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, फिर गुना, तो 3 है अगली संख्या, तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसे सोल्व करो एक बार, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, गुना 3 की पावर 2 करेंगे तो 9, 4 नम 36, ठीक है। और डायरेक्ट हमने देखा था 36 मिनट ही एक ऐसा समय था जिसके बाद में दोनों एक स्थान पर थे, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, इसका एलसीएम हमें निकालना था, एलसीएम, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, हम इससे अगली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।